जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय 3 संख्याओं का खेल चैप्टर बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। कौन संख्या कैसा है, किससे विभाजित होता है, उसके कितने गुणनखंड हैं, है ना। उसी को कहते हैं अपवर्तक। अपवर्त क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, इन सब के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है अपवर्तक। क्या है अपवर्तक? अब अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, है ना। जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि किसी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगता है उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक किसको कहते हैं? कोई भी संख्या हो, उस संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगे उसे ही क्या बोलते हैं? अपवर्तक। उसे उस संख्या का क्या बोलते हैं? अपवर्तक। तो कौन कौन सी संख्या से जिस जिस संख्या से भाग लगेगा उसी को कहते हैं गुणनखंड। अब इसका अपवर्तक को ही क्या कहते हैं? गुणनखंड। अब जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 18। क्या ले लेते हैं? 18, है ना। तो 18 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है? सबसे पहले तो 1 से लगेगा भाग। किससे लगेगा? 1 से लगेगा भाग। फिर 2 से भी लगेगा भाग, 2 9 18 लगता है ना। फिर 3 से भी लगता है भाग, है ना। 3 6 18, 3 से भी लगता है। 4 से लगता है क्या? 4 चौक 16 नहीं लगता है। 5 से नहीं लगेंगे। 6 से लगेंगे। 6 से भाग 18 में लगेगा। 6 से 18 में भाग लगेगा। फिर 7 से नहीं लगेगा। 8 से नहीं लगेगा। 9 से 9 दूनी 18 यानी 9 से भी लगेगा। और 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, और 18 से लगेंगे। किससे लगेंगे? 18 से। तो देखिए, एक संख्या मैंने लिया, क्या लिया? 18। तो हमने क्या लिखा? किसी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगे, है ना, उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। तो देखिए, 18 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, और 9 से और 18 से भी लगता है। तो ये सारी संख्याएं जो हुई 1 2 3 6 9 18, ये क्या हो गया? 18 का अपवर्तक हुआ। ये 18 का क्या हुआ? अपवर्तक। मतलब उसका गुणनखंड हुआ। कि मतलब कि 18 को यदि एक बार पढ़े तो 18 आएगा, 9 को 2 बार पढ़े तो 18 आएगा। मतलब हर हाल में उससे 18 आना चाहिए, है ना। 18 का हो किसी तरह से 18 लाना है, तो एक बार गुना कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 9 को 2 बार गुना कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो यानी कि ये सारी जो संख्याएं हुई वो क्या हो गया? 18 का क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? गुणनखंड। और उसी को कहते हैं अपवर्तक। तो ये 18 का अपवर्तक हो गया। कौन कौन? 1 2 3 4 3 6 9 और 18। तो फिर से समझ लेते हैं। जिस किसी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगता है, क्या लगता है? भाग लगता है। जिस जिस संख्या से लगेगा वही सारी संख्याएं क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अपवर्तक को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको अपवर्त बताना चाहता हूं। अपवर्त, है ना, अपवर्त। अपवर्त को समझिए। अपवर्त मैं आपको बता रहा हूं। अपवर्त, हाँ, तो अपवर्त किसी संख्या के गुणज को उसका अपवर्त कहते हैं। अब देखिए, यहां पर अपवर्तक में क्या था? किसी संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगता था उसको क्या कहते थे? अपवर्तक। लेकिन यहाँ अपवर्त में क्या है? पहाड़ा। पहाड़ा पढ़े है ना, दुक्का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 इस तरह से। तो हम काहे ले पढ़ेंगे अपवर्त? हम सीधे पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या? पहाड़ा को ही कहते हैं अपवर्त। अब कहेगा कैसे? तो देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे 4 का अपवर्त क्या होगा? अपवर्त, 4 का अपवर्त कौन होगा? तो सीधे क्या करना है? चर का पहाड़ा लिख देना। क्या करना है? चर का पहाड़ा लिख देना। तो हो गया 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, डॉट 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 जहां तक जाए 11 12 13 14 15 तक, है ना। 4 4 दह 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 4 14 56, 4 15 60। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्त्य।
अपवर्त को ही कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। दोनों सेम शब्द है, अपवर्त और गुणज दोनों एक ही है ना। तो हमने इसके लिख दिया किसी संख्या के गुणज को उसका अपवर्त कहते हैं। अब देखिए 4 का गुणज खुद तो 4 है ये है, लेकिन 4 का गुणज 8 भी है ना, 4 का गुणज 12 भी है, 4 का गुणज 16 भी है, 4 का गुणज 20 है। तो ये सब क्या हो गया? ये अपवर्त्य हो गया। क्या हुआ? अपवर्त्य। क्या उसके गुणज को हम गुना करके जितना, इसको जितना से गुना कर दो। अब 4 को हम 50 से गुना कर देंगे, 4 को हम 50 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो 200 भी 4 का क्या है? गुणज है। 200 क्या है? 4 का गुणज है। अब कोई भी संख्या आपको लेना है, जो ले लेना है वही ले लो। 7 को यदि हम 10 से गुना कर देते तो आ जाता 70। तो 7 का गुणज कौन हुआ? 70 हुआ। अब 7 का पहाड़ा में लिख देंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? ये सब क्या है? 7 का गुणज है। 7 का क्या है? गुणज। और गुणज को ही अपवर्त्य बोलते हैं। गुणज को क्या बोलते हैं? अपवर्त्य। तो अपवर्त्य समझ में आया होगा। अपवर्तक और अपवर्त्य इंग्लिश समझ के रखिए। फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो कौन कौन संख्या से कोई संख्या विभाजित होता है उसी को कहते हैं उसका अपवर्तक। और अपवर्त किसको कहते हैं? उसके गुणज को, गुना करते जाएंगे उस सब क्या आ जाएगा? गुणज आ जाएगा। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? भाज्य का मतलब होता है जिसमें भागा लग जाए, जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं भाज्य संख्या। उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और उसी संख्या को कहते हैं गुणज, सॉरी, उसी संख्या को कहते हैं संयुक्त संख्या। जिस संख्या में किसी भी संख्या से, है ना, ऐसा निश्चित ना है कि एक गो दो गो से, है ना। हाँ, लेकिन केवल 2 संख्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगनी चाहिए। अब जैसे भाज्य संख्या का मतलब हम पहले लिख लेते हैं कि जिस संख्या में है ना 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब आपको एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम आपको 1 ले लेते हैं, क्या इसमें किससे किससे भाग लगता है? केवल 1 से लगता है भाग, केवल और केवल 1 से लगता है। क्या ये भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भाग लग रहा, जरूर लग रहा भाग, लेकिन 1 के संख्या से लग रहा। हमने क्या बताया कि 2 से अधिक संख्या से होनी चाहिए। 2 से अधिक संख्या, कम से कम 2 से अधिक संख्या से भाग लगनी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, 1 में तो नहीं होगा। अच्छा, 2 में लगा देखते हैं, है ना। 2 में हम लगा के देखते हैं तो 2 में किससे किससे भाग लगता है? 1 से भी भाग लगता है और 2 से भी भाग लगता है ना। और किसी से लगेगा भाग? नहीं लगेगा। अब किसी से नहीं लगेगा भाग। जब नहीं लगेगा भाग किसी से, तो इसका कितने संख्या से भाग लग रहा है? इसमें 2 संख्या से। ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगनी चाहिए। कितने से? 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगनी चाहिए, लेकिन इसमें केवल और केवल 2 संख्या से भाग लग रहा। जब 2 संख्या से भाग लग रहा तो ये भी भाज्य संख्याएं नहीं होगी। भाज्य संख्याएं ये नहीं होगी। अब देखिए हम 3 ले लेते हैं। कितना ले? 3। 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है? 1 से लगता है और 2 से लगता है, सॉरी, 1 से और 3 से। खुद क्या ये भाज्य संख्या होगी? ये भाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीय संख्या से भाग लग रहा है। और होना चाहिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या होने के लिए उसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगनी चाहिए। जैसे कि और हम उदाहरण लेते हैं तो 3 भी नहीं होगा भाज्य संख्या। अब हम 4 ले लेते हैं, है ना। तो 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा। 1 से? बिल्कुल लगेगा। 2 से लगेगा। 2 दूनी 4। और फिर 4 से भी लगेगा। 4 से भी लगेगा उस 4 में भाग। तो इसमें कितने संख्या से भाग लग रहा है? इस संख्या में, इस 4 में कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है? 1 से, 2 से और 4 से। कितने संख्या हुई? 2 से अधिक संख्या हुआ कि नहीं हुआ? 1, 2 और 4, 3 हो गया ना, मतलब 2 से अधिक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाज्य संख्याएं होंगी। ये क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या
सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगी। सबसे छोटा संयुक्त संख्या क्या होगा? 4। 2 नहीं होगा, है ना। 2, 3, 1 नहीं होंगे, क्योंकि उसका केवल और केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगती है। जिसका एक और भाषा है कि जिसका सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। तो आशा करते हैं कि भाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आया, है ना। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या या रोग संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं या रोग संख्याएं उसी संख्या को कहेंगे जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी भाग ना लगे। एक और स्वयं से को छोड़कर और किसी से भाग नहीं। जिसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जिस संख्या में केवल, है ना, केवल 2 ही संख्याओं से दो ही संख्याओं से भाग लगता हो, है ना। जिसमें केवल 2 ही संख्या से भाग लगेगा, है ना, वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ आपको, इसको मिटा करके संख्याओं से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जिस संख्या में केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगता हो उसी को क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अब जैसे उदाहरण में मैं ले लेता हूं, जैसे कि 1 है ना। 1, अच्छा 1 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है? केवल 1 से लगता है भाग, केवल और केवल 1 से भाग लगेगा। तो क्या इसमें 2 संख्या से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, 1 के संख्या से भाग लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या ये नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगे, कम से कम 2 से, है ना, और ज्यादा से ज्यादा 2 से, ज्यादा से ज्यादा भी 2 से और कम से कम भी 2 से। तो 2 ही से भाग लगना चाहिए, उसी को कहेंगे रोग संख्या या अभाज्य संख्या। 2 संख्या से नहीं, 2 संख्या से, है ना। जैसे समझिए यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 2 से, है ना। कितने संख्या से लग रहा है भाग? 2 संख्या से, 1 से और 2 से, 2 से लग रहा है। इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं होंगी। ये क्या होगा? भाज्य संख्याएं होगी। अब 3 ले लेते हैं, या 3 ले लेते हैं। इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगता है? इसमें 1 से भी लगता है और 3 से भी लगता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? और किसी से लगेगा, और किसी भी संख्या से भाग इसमें नहीं लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब ये अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या। अब हम 4 ले लेते हैं, है ना। 4, तो 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है? 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। अब तो ये फेल कर गया नियम। यहाँ पर क्या बोला? जिस संख्या में केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगता हो। तो यहाँ कितने संख्या से भाग लग रहा है? 1, 2, 3, 3 को से लग रहा है भाग। 3 को संख्या ऐसा है जिससे भाग लग रहा है 4 में। तो ये अभाज्य संख्या या रोग संख्या नहीं होंगी। ये रोग संख्या या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 संख्या से भाग लग रहा है, 1, 2, 3, है ना। 1, 2 और 4 से लग रहा भाग, है ना। तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब जैसे फिर और ले लेते हैं, 6। तो 6 क्या अभाज्य संख्या है? तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगता है पहले आप बताइए। तो 1 से लगता है भाग, ठीक, 2 से भी लगता है भाग, 2 3 6, फिर 3 से भी लगता है और 6 से भी लगता है भाग। तो यहाँ पर देखिए कितने संख्या, बहुत सारे संख्याओं से इसमें भाग लग रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जिस संख्या में केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगे। केवल और केवल 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 को ऐसा संख्या है जिससे 6 में भाग लग रहा। तो ये भी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, अभाज्य संख्या ये नहीं होगा। तो फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, है ना। 7, तो 7 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है? तो 7 में 1 से लगता है भाग और 7 से लगता भाग, और किसी संख्या से लगता भाग नहीं लगता है। किसी भी संख्या से 7 में भाग नहीं लग रहा।
तो नहीं लगता है, तो इसका मतलब कितने संख्या से भाग लग रहा है इसमें? 2 से, 1 और 2 है ना, 1 और 7 से भाग लग रहा है ना, तो 2 संख्याओं से भाग लग रहा है केवल और केवल, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होंगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसी को एक और कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका केवल 2 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ और एक 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से आप अभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। 1 नहीं होगा, हाँ, उसका केवल और केवल एक गुणनखंड है ना। 2, 3, 5, 7, 11, हाँ, कितना कहेगा? 9 नहीं, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 भाज्य संख्याएं हैं। हाँ, विषम संख्या बात अलग है ना, विषम संख्या नहीं। 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हुआ, 21, 22 नहीं होगा, 23 होगा। तो इस प्रकार से अब समझ सकते हैं किसको कहते हैं। तो जिस संख्या में किसी से भागे नहीं लगे, एक और स्वयं को छोड़कर, देखिए 17 में किस संख्या से भाग लगता है बताओ तो चलिए, एक को छोड़ के, 1 और 17 को छोड़कर किसी से लगता भाग? नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। क्या होगी? अभाज्य संख्या। इसी को कहते हैं रोग संख्या, ठेठिया भाषा में। रोग एकदम रोग है, ये है, कुछ नहीं इसमें, कुछ है ये नहीं है, कुछ लगभग नहीं करता भाग, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, है ना। तो ये क्या हो गई? ये हो गया अभाज्य संख्याएं, इसी को कहते हैं रोग संख्या। तो आशा करते हैं कि आप अपवर्तक और अपवर्त्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये चारों के चारों आप समझ चुके होंगे। क्योंकि इस संख्याओं का खेल में इन्हीं सभी का खेल है, यही सब संख्याओं का खेल है, इसी से आपको खेलना है, इसी से जितने भी आगे प्रश्न आएंगे सब इसी से आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप ये संख्याओं के खेल में भाज्य और अभाज्य समझ चुके होंगे। हाँ, और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा मेला भी घूमिए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तो अब प्रश्नावली 3.1 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।